डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो इसमें आज आप जो है ये सारे न्यूमेरिकल जो हैं ये आपके एनसीईआरटी के बुक के पीछे जो दिए हुए हैं ये वही न्यूमेरिकल हैं और इसको हम कुमार मित्तल जो बुक है उससे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ तथा 3 × 10⁻⁷ आवेश है, तो इनके बीच में कितना बल है। तो आपको ये मैंने शुरुआती में बताया था, यदि कोई भी कोई भी बिंदु आवेश यदि एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, ठीक है, कितनी भी दूरी पर स्थित भी हो, ये 30 सेंटीमीटर बेसिकली यहाँ पर दिया है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, तो इनके बीच में कितना बल लगेगा। तो दो आवेशों के लिए एक प्लस क्यू सपोज एक माइनस क्यू है यहाँ पे, तो इनके बीच में कितना बल लगेगा। तो ये जो बल है इनके बीच में जो लगने वाला बल होगा वो विद्युत बल होगा और उसका जो मान होगा, ये बल कितना लगेगा, ये मैंने आपको बताया था कूलाम के नियम से हम लोग पता करते हैं। कौन सा नियम लगाते हैं यहाँ पे, कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम के नियम का फार्मूला क्या होता है, कूलाम के नियम का जो फार्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 9 × 10⁹ होती है। ठीक है, Q1 की वैल्यू आप पुट करोगे, Q1 की वैल्यू आपको दी है 2 × 10⁻⁷ और Q2 की वैल्यू 3 × 10⁻⁷ दी है। ठीक है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दोगे और 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, 0.3 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर ये 6 × 10⁻³ न्यूटन आ जाएगा। अच्छा, ये दोनों आवेश देखिए, ये दोनों आवेश जो है पॉजिटिव हैं। ठीक है, दोनों आवेश कैसे हैं, पॉजिटिव। दोनों पे देखिए प्लस का निशान है, मतलब कोई माइनस चार्ज नहीं है। जैसे इसमें 2 × 10⁻⁷ है, दूसरा 3 × 10⁻⁷, तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का बल लगेगा। ठीक, और कितना लगेगा, वो इतना लगेगा। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन, 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यहाँ आपको बल दे दिया है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। तो देखो इसमें भी आपको दिया क्या क्या है, पहले जो दिया है क्वेश्चन में उसको आप पहले लिख लो। क्वेश्चन सॉल्व करने का बेस्ट मेथड ये है, जो भी आपको गिवन है उसको आप पहले लिखो। ठीक है, तो आपको देखो गिवन क्या क्या है। एक आपको इसमें Q1 दिया है और दूसरा आपको Q2 दिया है, F दे दिया है और दोनों गोलों के बीच दूरी कितनी है। ठीक है, आपको R फाइंड करना है। ठीक, तो अब देखो, अब ऐसा कौन सा, अब आपको ये फाइंड करना है कि इससे हम R कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये जो भी हमको दिया है उससे हम R कैसे फाइंड करेंगे। तो उसको फाइंड करने का तरीका ये होता, अब आप इन सब के बीच में एक रिलेशन फाइंड करो। कौन सा रिलेशन है जो इन सब में, मतलब ऐसा कौन सा संबंध है जिसमें ये सारे टर्म होते हैं। तो आपको हमारी समझ में यही एक फार्मूला पता होगा, F = कूलाम का नियम, F = K Q1 Q2 अपॉन R²। और K की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है आपकी वो क्या होती है, वो 9 × 10⁹ आपको R फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप R² ऐसे कर दोगे और ये 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 की जो वैल्यू है वो पुट कर दोगे अपॉन 0.2 न्यूटन जो दिया था वो लिख दोगे। तो यहाँ से आपको R² की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो देखो R² की यही सेम प्रोसेस है। R² की वैल्यू आपकी ये दी हुई है
और यहाँ से आप आर की वैल्यू फाइंड कर लोगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब सेकंड पार्ट है इसमें, बी पार्ट, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो आपको याद होगा जब मैंने आपको ये कूलॉम का नियम बताया था, तो मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ इसमें और बताई थी कि यहाँ पर जो है अगर जो है आपका एक बिंदु आवेश जितना भी बल लगाता है, ये सपोज ये Q1 है, ये Q2 है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। ठीक है, तो Q1 पर सपोज ये आकर्षण का बल लग रहा है, Q1 जो है Q1 पर Q2 की वजह से, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। ठीक, तो Q2 क्या होगा, Q2 आपका Q1 की तरफ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही Q1 क्या होगा, Q1 Q2 की तरफ जाएगा। ठीक है, Q1 कहाँ जाएगा, Q2 की तरफ। ठीक है, तो जितने बल से ये Q1 Q2 को खींच रहा है, उतने ही बल से जो Q1 है, Q1 Q2 खींच रहा है, उतने ही बल से Q2 Q1 को खींचेगा। ठीक है, मतलब दोनों बराबर और विपरीत हैं। ये मैंने आपको बताया था, ये न्यूटन थर्ड लॉ से एग्री करता है। ठीक है, मतलब जो न्यूटन का तृतीय नियम है वो आपका क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। ठीक है, ये होता है, तो यहीं यहाँ पे लग जाएगा, तो बराबर और विपरीत बल लगेंगे। ठीक है, इसकी दिशा जैसे इधर है, इसकी दिशा इधर है, तो ये बराबर और विपरीत हैं। ठीक है, तो ये बराबर और विपरीत होने के कारण इस पे जितना बल लगेगा उसका उतना ही अपोजिट बल जो है वो दूसरे पे लगेगा। क्योंकि इसका आंसर है, चूंकि दोनों गोलों पर विपरीत प्रकार के आवेश हैं, अतः दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण 0.2 न्यूटन का आकर्षण बल लगेगा। ठीक है मतलब जो ये आकर्षण का बल लगेगा ये विपरीत दिशा में लगेगा। भाई देखो, जब विपरीत दिशा में होंगे तभी आकर्षित होंगे। अगर बात समझ में आ रही, दोनों बल कैसे होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। ठीक, क्लियर। फिर से समझ लीजिए एक बार, ये है प्लस Q1, ये है माइनस Q2। तो अगर Q2 क्या करेगा, Q1 को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, ऐसे ही Q1 जो है वो Q2 को आकर्षित करेगा। तो जितना बल इस पे लग रहा है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरियां हैं बराबर, इनके बीच का बल हमने निकाल लिया, तो जो भी बल आया है, तो जितना बल Q1 Q2 पे लगा रहा है उतना ही बल Q2 Q1 पे लगाएगा। ठीक है, ये बात है, बस केवल इतनी समझना, और वो विपरीत होंगी। ठीक, अब थर्ड क्वेश्चन है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि KE²/GME/MP विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है। ठीक है, आप देखो इसमें आया क्या क्या है। इसमें एक टर्म आया है KE² और दूसरा टर्म आया है GME/MP। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग चलाना है, KE² कहाँ से आएगा और GME/MP कहाँ से आएगा। ठीक है, तो पहले जो है आप न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल, ये आपने 11वीं क्लास में पढ़ा है। तो Fg, भाई दो पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, ये उसी का ही फार्मूला है। तो Fg, ये F ग्रेविटेशनल फोर्स है या गुरुत्वाकर्षण बल है। तो G, ये G क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, क्योंकि E का मतलब इलेक्ट्रॉन है, P का मतलब प्रोटॉन है, तो GME/MP दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं R है अपॉन R²।
तो एक तो ये फार्मूला आपको पता है, दूसरा फार्मूला आपको कूलाम का नियम पता है, ठीक है। कूलाम का नियम आपने पहले अभी पढ़ा है, जस्ट अभी। तो Fe ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, विद्युत बल है। Fe इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो E मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश जो होते हैं वो बराबर ही होते हैं, ठीक है, लेकिन विपरीत होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होगा, उससे पॉजिटिव होगा। मान लो इनके बीच की दूरी फिर से वही R है। देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी वही बराबर है, लेकिन एक बार हम उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल निकाल रहे हैं, और दूसरी बार उनके बीच में लगने वाला, क्योंकि दोनों आवेश हैं इसलिए उनके बीच में लगने वाला विद्युत बल की गणना कर रहे हैं। तो आपका के ई इंटू ई ये अलग है, ठीक है, ये विद्युत बल था, और ये आपका जो है के ई इंटू ई यानी के ई स्क्वायर हो गया। इसको हटा दें तो आपका ये के ई स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो इनका अनुपात ले लो। तो ये अनुपात यहाँ पे लिया गया है, तो एफ ई अपॉन एफ जी, तो के ई स्क्वायर आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अपॉन जी एम ई एम पी ये आ जाएगा, ठीक। अब क्या करो, के की वैल्यू वही 9 इंटू 10⁻9 पुट करेंगे। ई स्क्वायर की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 पुट करेंगे। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 होती है, उसका स्क्वायर, अपॉन जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 पुट करेंगे, इंटू एम ई क्या है 1.67 इंटू 10⁻7, ये आपने लिख दी, ठीक है। ऐसे ही एम पी मास ऑफ प्रोटॉन 9.1 इंटू 10⁻31, तो इसको जब सॉल्व करें तो आंसर आपका 2.3 इंटू 10⁻39 आ जाएगा। तो ये जो रेशियो आया है वो एफ ई अपॉन एफ जी का आया है, एफ ई अपॉन एफ जी, ये क्या है एफ ई अपॉन एफ जी, यानी कि एफ ई की जो वैल्यू आ रही है वो 10⁻39 टाइम्स एफ जी, यानी कि जो आपका जो विद्युत बल है वो ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। और ये देखो, अतः समान दूरी पर रखे इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है। अतः यह दिया गया अनुपात विमाहीन, क्योंकि बताएं देखो विमाहीन क्यों है, क्योंकि ये जो अनुपात है वो दोनों समान राशियों का अनुपात, मतलब बल बटे बल। तो बल की जो यूनिट है वही दूसरे बल की यूनिट है, बल का मतलब दोनों बल का यूनिट एक ही होगा, ठीक है। तो बल बटे बल तो विमाहीन हो गया साफ साफ, ठीक है। और दूसरा अनुपात यह बताता है कि विद्युत बल गुरुत्व बल की अपेक्षा बहुत अधिक प्रबल है। बालों पर रगड़ने पर एक सूखा प्लास्टिक कंगा कागज के टुकड़ों पर लगने वाले पूरी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध उठा सकता है। ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, ठीक है। जो विद्युत बल होता है, देखो कागज के टुकड़ों पर जो कंघा आपका उठाता है तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ही उठाता है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, जो गुरुत्वीय जो आपका जो विद्युत बल है वो गुरुत्वीय बल की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रबल है, ठीक है, यही लिखा हुआ है, इसको नोट कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। पहली बात तो आवेश क्वांटीकृत, मैंने आपको बताया था कि क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है, Q बराबर NE। मतलब यदि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आपने दो वस्तुओं को रगड़ा, आपने सपोज बालों से आपने कंघे को रगड़ा, हेयर से कॉम्ब को रगड़ा, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन कॉम्ब में चले गए या कंघे में चले गए, बालों से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है कंघे में चले गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या 1 जाएगा, या 3 जाएगा, या 4 जाएगा, या 5 जाएगा, या 6 जाएगा, या 7 जाएगा। मतलब जो भी जाएंगे वो पूर्णांक में जाएंगे। आप कहे कि 2.5 इलेक्ट्रॉन चले गए, नहीं जाएंगे, या 3.5 चले गए तो नहीं गए, 3.5 नहीं जाएंगे, 4.5 नहीं जाएंगे, कितने जाएंगे, पूर्णांक में जाएंगे।
ठीक है। तो यही इसमें लिखा हुआ है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल पूर्णांक संख्याओं में ही हो सकता है। यही आपका क्वांटीकरण है। ठीक है, विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, आपको अगर याद हो, मैंने आपको एक कार वाला एग्जाम्पल नहीं दिया था कि अगर कई सारी कारें खड़ी हों, ये कारें हैं C1 C2 C3 एक लाइन में खड़ी हैं, तो इन्हीं को अगर आप आवेश E1 E2 E3 E4 मान लो, तो अगर आप इनको बहुत पास से देखते हो तो आपको सारी कारें जो हैं ये आपको बिल्कुल सारी कारें आपको दिखाई देंगी। लेकिन अगर आप कहीं बहुत ज़्यादा हाइट पे चले जाओ, आप सपोज 100 किलोमीटर हाइट से इनको देखो, तो ये आपको कारें कैसी दिखेंगी, आपको एक केवल एक लाइन दिखेगी, कारें वारें नहीं नज़र आएंगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखो तो आपको क्या दिखता है, आपको एक इस तरीके की एक लाइन दिखती है, जबकि अगर उसको बहुत ज़्यादा आप वहाँ जाके देखो तो आपको वो द्वीप दिखेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, वो इस तरीके के द्वीप दिखेंगे। मतलब जब आप उनको पास से देख रहे हो तो आपको अलग अलग, यानी कि आप उनको गिन सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर से देखोगे तो आपको एक लाइन दिखेगी, तो आप उनको गिन के आपको लगेगा ये कोई लाइन है। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं इसी को बोलते हैं, जब ऊपर से आप देख रहे हो तो उसको स्थूल बोलते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ऊपर से, बहुत बड़े एरिया से। और वही जब आप उसको पास से देखते हो तो उसको हम सूक्ष्म बोलते हैं। तो सूक्ष्म स्तर पर जो क्वांटाइजेशन है उसको हम काउंट करते हैं, लेकिन जब वही स्थूल स्तर की बात आ जाती तो हम क्वांटाइजेशन या क्वांटीकरण को काउंट नहीं करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं। ठीक है, या देखो साफ सीधी बात जो इसमें लिखी है वो, मतलब मैंने आपको समझा रहा था मैं कि किसी आवेशित वस्तु का आवेश बहुत अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश बहुत कम होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन दिए हटाए जाते हैं तो वस्तु के कुल आवेश की अपेक्षा या दिया गया या हटाया गया आवेश इतना कम है कि आवेश लगातार परिवर्तित हो जाता है। मतलब कि जैसे कि सपोज चावल आपने उबाला, तो आप चावल तो 1 किलो 2 किलो लेते हो ना, कि गिन के लेते हो, 1 चावल 2 चावल, तो वही बात है। ठीक है, आप चावल लोगे तो 1 किलो 2 किलो लोगे ना, तो उसमें गिनती आपकी नहीं होती, आवेश होता है कि गिनती नहीं हो रही है वहाँ पे, 10 चावल या 20 दानों की गिनती वहाँ पे नहीं हो रही। तो ये वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी वस्तु का आवेश बहुत अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश बहुत कम होता है। जब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं हटाए जाते हैं तो वस्तु के कुल आवेश की अपेक्षा या दिया गया हटाया गया आवेश इतना कम है कि आवेश लगातार परिवर्तित होता है या प्रतीत होता है, ना कि विविक्त रूप। विविक्त का मतलब अलग अलग। ठीक है, मतलब अलग अलग आप चावल गिन के नहीं दोगे। ठीक है, अतः आवेश के क्वांटमीकरण की उपेक्षा प्रतीत होती है। 5वां क्वेश्चन, जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी प्रेक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए यह प्रेक्षण आवेश संरक्षण नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। तो मैंने आपको बताया था आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है, यह आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। तो रगड़ने से पहले कांच व छड़ के रेशम के टुकड़े पर कुल आवेश, यदि आप कांच और रेशम के टुकड़े पर कुल आवेश, जैसे इसको एक पूरा एक निकाय मान लो। ठीक है, कांच मतलब ग्लास और रेशम मतलब सिल्क, इस पूरे को आपने एक सिस्टम मान लिया, निकाय मान लिया। तो अभी अगर जब आपने रगड़ा नहीं है तो इस पे कुल आवेश कितना है, 0, क्योंकि दोनों उदासीन है अभी। ठीक है, और जब आपने दोनों को रगड़ा, जब आपने ये पहले की, ये केस 1 है, जब आपने रगड़ा नहीं है। अब केस 2 में क्या किया, कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ दिया, तो जो कांच की छड़ है वो क्या हो गई, धनावेशित हो गई। मतलब कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, सिल्क में, तो ये हो गई धनावेशित। और सिल्क क्या हो गया, रेशम क्या हो गया, ऋणावेशित। तो मान लो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गए थे और 5 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए थे, तो इस पे इतना ही 5 धनावेश कांच में आ जाएगा, 5 ऋणावेश सिल्क में रेशम में आ जाएगा। और दोनों अगर आप जोड़ोगे
तो भी क्या हो जाएगा, शून्य। कुल आवेश कितना हो जाएगा, शून्य, क्योंकि एक प्लस है और एक उतना ही माइनस है, तो कुल आवेश शून्य हो जाएगा। तो अभी भी जो आवेश है वो कुल आवेश जो है वो शून्य ही रहेगा। तो यही आपका आवेश संरक्षण का नियम है। ठीक है, अब जो है यहाँ तक अभी हम बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट पे आगे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।